स्टोरीज के साथ मैं हूँ फलक चौहान और इस वीक हम आए हैं कुरम एजेंसी जो कि अब डिस्ट्रिक्ट में जम हो चुकी है। पाड़ा चिनार में हम इस टाइम खड़े हैं, पाड़ा चिनार एयरपोर्ट। और यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ की कुछ कहानियाँ आपकी नज़र की जाएँ, आपको बताया जाए कि 2024 के फसादात तनाज़ात के बाद अब 2025 में पाड़ा चिनार की सूरत हाल क्या है। आइए चलते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं खूबसूरत पहाड़ और सरसब्ज दरख्त, और क्यों ना देखें क्योंकि आज हम बहुत ही खूबसूरत वादी में मौजूद हैं और इस वादी का नाम है पाड़ा चिनार। पाड़ा चिनार की खुसूसियत के बारे में तो आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुशरान से। और यहाँ उनसे मिलने की एक और मकसद भी है। मकसद ये है कि यहाँ जो भी तनाज़ात चल रहे थे उसका मुस्तकिल हल क्या है और उसके बाद अब पाड़ा चिनार का मुस्तकबिल क्या है। इन सब सवालात के जवाबात भी लेंगे। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है क्योंकि हम आपको यहाँ पर टूरिज़्म के हवाले से भी बताएंगे कि अगर यहाँ पर सियाहत को फ़रोग मिलता है तो यहाँ पर ये जगह बहुत अच्छी तरक्की के हामिल भी हो सकती है। इसके अलावा इस जगह की खूबसूरती की वजह से हम इकनॉमिकली भी फ़ायदा उठा सकते हैं टूरिज़्म के ज़रिए। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर कोहाट मुतसिम बिल्ला शाह। उनसे बात करेंगे, ज़रा कुछ सवालात आपकी भी नज़र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, वेलकम टू पाड़ा चिनार। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पर मुस्तकबिल क्या है पाड़ा चिनार का? अब देखिए, पाड़ा चिनार का बहुत ही ब्राइट मुस्तकबिल है माशाल्लाह। इट हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल इसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसकी जो सीनिक ब्यूटी है, इसकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसके जो लोग हैं, उसकी जो शहरी है, इधर ट्रेड और कॉमर्स का जो है ऑन आवर लेफ्ट ये खलाची बॉर्डर है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक बिज़ी ट्रेड रूट जो है अब भी है और फ्यूचर के लिए भी है। इंशाल्लाह अब रेल ट्रैक भी बन जाएगा। आप सामने देखें ना, ये कोई सफ़ेद है, ठीक है। अब वेरी रिच बिल्ड जो है फॉर टूरिज़म, ठीक है। अगर हम शलोजान की तरफ जाए, तेरीमंगल की तरफ जाए, इस तरफ जाए, यहाँ पर जो मादनियात है, यहाँ पर जो माशाल्लाह जो तालीमी इदारे हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, सो हैविंग ऑल दिस वी डिड श्योर इंशाल्लाह इट विल लुक लाइक इस्लामाबाद, इट विल लुक लाइक पेशावर इन द नियर फ्यूचर इंशाल्लाह। अब हमारे साथ मौजूद हैं डीसी कुरम इशफाक साहब। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कोहाट अमन मुआहिदा डिफरेंट किस तरह से है, क्योंकि बहुत सारे मुआहिदे हुए, टूट गए, कुछ कैरी ऑन भी होते गए, लेकिन ये मुआहिदा कितनी अहमियत का हामिल है ये भी उनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं, कोहाट अमन मुआहिदा किस तरह से ये डिफरेंट है? जी मैडम, देखिए मैं थोड़ा सा बात करूँगा हिस्ट्री के हवाले से। 2008 में जो था एक मुआहदा हुआ था, मरी मुआहदा, वो बड़ा मशहूर एक मुआहदा है। उसमें भी काफ़ी सारी इश्यूज़ का जिक्र था। फिर अभी जो है दिसंबर 2024 में जो कोहाट मुआहदा हुआ है, तो ये एक बहुत जामिया कम्प्रिहेंसिव किस्म का मुआहदा है। इसमें तकरीबन जितनी भी इश्यूज़ है, लाइक लैंड इश्यूज़ है, लाइक सोशल मीडिया का मिसयूज़ है, लाइक जितनी भी बंकर्स थे, हथियार थे, इसके अलावा अगर कोई मसला आता है तो उस मसले को किस तरह रिजॉल्व किया जाएगा, अगर कोई बंदा खिलाफ वर्जी करता है तो उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है ना इसमें इसका जिक्र किया गया। प्लस कोहाट अमन मुआहदे में जो है प्रीवियस जितने मुआहदात हुए हैं उनको भी रेटिफाई किया गया, उसको भी कन्फर्म किया गया कि उनको भी जो है ना उन पर जितनी भी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी जिसमें तवे पाए थे उस पर अमल दरामद होगा। हमने स्टार्ट लिया है उधर से बंकर से। 990 बंकर्स अभी तक कुरम में मस्मार हो चुके हैं, और इसमें ये बंकर्स ऐसी भी थे कि डबल स्टोरी भी थे, ट्रिपल स्टोरी बंकर्स भी थे। तो ये एक हिस्टोरिक वो था, स्टेप था, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसके बाद हमने कोई 18 से ज़्यादा साइट्स पे जो है हथियार जमा किए, बड़े हथियार, क्योंकि यहाँ पे जब जंग शुरू हो जाती है तो उसमें एक हैवी वेपन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये दो चीज़ें जो थी ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो दो चीज़ें हैं वो ये हो गई है। इसके बाद जो लैंड इश्यूज़ थे उस पर भी काम शुरू हो चुका है, और हम देख रहे हैं तकरीबन 8 बड़े ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत के दोनों के बीच के दरमियान है। और अक्सर ये इश्यूज़ जो होते हैं, कभी कभार एक इशू पे एक दो फरीक के दरमियान जब फायर होते हैं, खुदा न खास्ता जो वो फायर पर वो जो इशू है वो बढ़कर वो एक सेक्टेरियन वो बन जाता है, तो उस पर भी काम शुरू हो रहा है। इशफाक साहब, सबसे पहले मुझे ये भी आप बताइएगा, क्योंकि हमने कमिश्नर साहब से भी बात की, उन्होंने कहा कि कुरम में, पाड़ा चिनार में स्पेशली सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट बजट मुख्तस किया गया है। क्या बजट है और किस किस तरह से वो लग रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं सिर्फ आपको जनरल एक देता हूँ, वो जो एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ।
टोटल हमारा जो ऑन गोइंग ADP है वो तकरीबन 19.8 बिलियन का जो है वो चल रहा है। उसमें 8.4 बिलियन का काम हो चुका है और कुछ 1.4 बिलियन से ज़्यादा हमारी लाइबिलिटीज़ है। लेकिन मैं न्यू ADP की बात करूँगा। न्यू ADP में तकरीबन 5 बिलियन रुपीज़ जो है वो कुरम के लिए रखे गए हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, आपने बहुत डिटेल में और बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमें सारा समझाया है कि कुरम में कितना बजट है और क्या क्या मसले मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम। थैंक यू मैडम। अब हमने सोचा क्यों ना हम आपकी मुलाकात यहाँ के कुछ उल्मा से भी करवा दें, कुछ मशरान से भी करवा दें और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर तनाज़ा असल में क्या है या क्या था और उसके बाद अब पाड़ा चिनार का मुस्तकबिल ये कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या ये ज़मीन का तनाज़ा था या फिर कोई और मसले मसाइल थे यहाँ की जो हालात है मजहबी बिल्कुल नहीं है। तमाम तकरीबन पहाड़ों की ज़मीनों की तनाज़ात है और जो रफ्ता रफ्ता फिर मजहबी रंग इख्तियार कर लेते हैं। दर हकीकत ये तनाज़ा मजहबी नहीं है, ज़मीन उनकी तनाज़ात है सब। तो यहाँ पर आप कैसे मुस्तकबिल देखते हैं पाड़ा चिनार का? हम तो रोशन मुस्तकबिल देखना चाहते हैं कि खुदा करे कि ये जितना हसीन इलाका है इतना ही इनके अवाम भी हसीन हो, अच्छे हो, आपस में ताल्लुकात उनके अच्छे हो। आप किस तरह से अमन कायम करने की कोशिश कर सकते हैं या क्या यहाँ पर इक़दामात उठाए जाने चाहिए उल्मा की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। अमन तब मुमकिन है कि जब हमारे दोनों फ़रीक़ैन दीनी तालीमात और अपनी मजहबी बुज़ुर्गान की फरमादात और बाहमी जो हमारे मुआहदात है उन पर खुलूसी दिन से अमल करें। और जब यहाँ पर तनाज़ात हो रहे थे, फसादात हो रहे थे, तो मकामी कम्युनिटी ने यहाँ पर क्या किरदार अदा किया था? ये तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फ़रीक़ैन में दोनों मुशरान है या उलमा है, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है और कर रहे हैं कि यहाँ जो लोगों को उनकी जो इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई है वो रोकी जाए। लेकिन बदकिस्मती यहाँ तालीम की भी कमी है और फ़रीक़ैन में भी कुछ ऐसे अनासिर है जो ख़ारिज से उनको फंडिंग होती है या जो भी है उनकी जो है सही तरह रोकथाम नहीं है। अगर रियासत उस पर हाथ डाले तो इंशाल्लाह अमल है। उल्मा की तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि कुरम में अमन व अमान कायम रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं गज़ा टू पाड़ा चिनार पे आप दोनों की आमद और खुशामदीद कहते हैं। बाकी उलमा बिल्कुल अपने खिताबत में, अपनी नशिस्तों में, और मौलाना साहब भी मेरे साथ है, ये अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता है, मैं अहले तशी से, और उलमाओं की आपस में बिल्कुल राबाबित भी है। जब आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जब मैं आ रही थी तो मैंने सुना था यहाँ पे ज़मीनी तनाज़ा बहुत ज़्यादा है जिसको मज़हब का रंग दे दिया जाता है, तो और नौजवान नस्ल में बदले की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुझान पाया जाता है, तो इसको उल्मा किस तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ मजहबी मामलात भी हो सकते हैं और ज़मीनी या दूसरे मामलात भी हो सकते हैं, चूँकि एक मिसाल मशहूर जम ज़र ज़मीन, लेकिन यहाँ मज़हबी इशारे को भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है इसमें कि जब दो आदमी लड़ते हैं या दो ख़ानदान लड़ते हैं तो बीच में वो क्या लाते हैं, मज़हब को लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दानी साहब भी हमारे साथ खड़े हैं। हम मज़हबी उलमा लोग जो हैं, मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम इकट्ठे हैं, अमन के लिए इकट्ठे हैं, इलाके की तरक्की के लिए इकट्ठे हैं। जब हम उल्मा से बात कर रहे थे तो उनका भी यही कहना था कि वो मकामी कम्युनिटी के साथ मिलकर पाड़ा चिनार में अमन व अमान कायम करने के लिए मदद भी कर सकते हैं, और इसी हवाले से हमने मकामी कम्युनिटी के लोगों से भी आपकी मुलाकात करवानी है। कुछ सवालात हम उनसे भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं पाड़ा चिनार में मुस्तकबिल में अमन व अमान कायम रहे इसके लिए। आइए चलते हैं, आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, खैरियत। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप पाड़ा चिनार का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? मैं पाड़ा चिनार का मुस्तकबिल इंतहाई खुशगवार देखता हूँ, क्योंकि अमन की जो स्टेप्स अभी तक हुए हैं या हो रहे हैं तो उसके तनाजुर में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर अमन ही के लिए यहाँ पर हम आए हैं। बहुत खूबसूरत वादी है यहाँ पे, लेकिन जो अवाम है जैसे पंजाब के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, वो टूरिज़म यहाँ पर डरते हैं आकर करने से, तो आप मकामी कम्युनिटी की हैसियत से क्या कर रहे हैं?
मैं ये कह रहा हूँ, सब कहते हैं, जो भी नीचे से आते हैं इधर वो कहते हैं कि बहुत खूबसूरत इलाका है, ऐसा है, मौसम भी है, अच्छा है, और ये ठीक कहते हैं। मगर इधर अमन जो ज़रूरी है, इसमें हुकूमत थोड़ा बहुत सुस्ती दिखाते हैं। अगर वो थोड़ा सख्ती करें लोगों से तो ये नीचे से लोग भी आएंगे और बहुत खूबसूरत भी है। और लोग भी कहते हैं, लोग तंग हो चुके हैं ये जंग जदल से। अभी तो हर एक चाहता है कि इधर अमन हो, खुशी हो, और लोग नीचे से आए, बाहर मुल्कों से आए इधर। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे डीवेपनाइज भी किया गया इलाके को, तो अभी कुछ ऐसे कबीले हैं जिनके पास कोई वेपन्स वगैरह हो या उनसे ख़तरा हो यहाँ पर? जितनी भी के वॉलंटियर ली की है, वॉलंटियर किसी ने थोड़ा दिया है, किसी ने ज़्यादा दिया है। मेरे ख़्याल में कंप्लीट असलहा की उसकी ये प्रोसेस रहती है और होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह बात हुई कि अमन के लिए, फिर भी वही खौफ है। जब खौफ ख़त्म होगा, असलहा ख़त्म होगा, जिस तरह बैंकर्स हैं तो वो ख़ुद ही दे दें मेरे ख़्याल में। अगर ख़ुद नहीं देंगे तो हुकूमत को ये हक़ हासिल है कि वो असलहा किसी भी तरीके से इन लोगों से डीवेपनाइजेशन करे। हमने भी बहुत अच्छी कैंपेन की थी अंजुमन फारूकिया ने अमन के लिए, डीवेपनाइजेशन के लिए। और अगर मैं कहूँ कि डीवेपनाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम लोअर कुरमसदा 113 विंग ने शुरू किया था। आप लोगों ने हमें टाइम दिया अपना कीमती, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अंजुमन हुसैनिया और अंजुमन फारूकिया, और उनका भी यही कहना था कि वो अपने तौर पर यहाँ से असलहा वॉलंटरीली इकट्ठा कर रहे हैं और वो हुकूमत के कब्ज़े में दे रहे हैं ताकि यहाँ पर अमन व अमान कायम किया जा सके। और अगर कोई तनाज़ा होता है या कोई फसाद होता है तो यहाँ पर असलहा लोगों के पास ना रहे ताकि वो लड़ाई बढ़े ना। आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। पारा चिनार का ये अगर देखें ना, मतलब है यहाँ पे आप बैठी हैं, पहले तो इतनी बुलंदी पे पारा चिनार ये जहाँ सिचुएटेड है तकरीबन 5700 है या कुछ, ये हमारी हाइट है। बरी में अगर इस किस्म की हाइट है तो वो सब स्टीप्स और पहाड़ियाँ ये इतने उस पे हाइट पे एक वो है बिल्कुल प्लेन इलाका। बैकग्राउंड में हमारा कोई सफ़ेद वो बिल्कुल हर वक्त बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ टूरिज़म के बड़े वो हैं इम्कानात हैं। अभी ये है कि लड़ाई का जो वक्त था, लड़ाई गई। अभी लड़ाई के बाद हम आपस में बैठ गए, कोहाट में मुआहिदा हमारा हुआ। कोहाट का मुआहिदा वो हमारा मतलब है कि शिया सुन्नी कोई हमने गन पॉइंट पे नहीं किया है, हमने अपनी रज़ा पे किया है और दोनों की ख्वाहिश यही थी कि हम ये अमन से रहें। सर, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि आप सिक्योरिटी के हवाले से सबसे पहले यहाँ पे क्या इक़दामात देख रहे हैं और क्या होने भी चाहिए आगे? अच्छा, सबसे पहली बात जो है ना, इस इलाके की स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप अगर देखें ना तो अंग्रेज़ों ने MI6 ने उस वक्त इसको एक ख़ास नाम दिया था, पैरेट बीक, यानी तोते की चोंच। ये इसकी दो यूटिलिटीज़ हैं, एक मिलिट्री यूज़ थी और दूसरा ये एक ट्रेड रूट है, ज़बरदस्त ट्रेड रूट है मुस्तकबिल के लिए। मिलिट्री यूज़ तो अभी तक मतलब है होता आया है, लेकिन अब जो है चूँकि हमारी ओपनिंग हो रही है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, अब उस तरफ हम जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट फीजिबल रूट जो है ना वो सिर्फ ये है, यहाँ से खरलाची से आप काबुल विद इन 3 आवर्स, रास्ते में ना कोई पहाड़ है ना कुछ है, बिल्कुल सीधे आप जा सकते हैं। तो वो जो मैं देख रहा हूँ ना कि अगर हम थोड़ा से स्विच ओवर करें ट्रेड की तरफ, स्ट्रेट इस रीजन को मतलब ये देखें, तो आप यकीन करें कि ये मुस्तकबिल का एक ज़बरदस्त एक पोर्ट सिटी बन रहा है। हमने आपकी मुलाकात तमाम मकातिब फ़िक्र, उलमा किराम और तमाम मुशरान से करवाई है। आगे बढ़ेंगे और आपको हम कुछ जगहों का विज़िट भी करवाएंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। समा
चनार डिजिटल की हमेशा से यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान के हर उस इलाके से रिपोर्ट किया जाए जहां पर अमन व अमान बहाल हो चुका है, और आज इसी वजह से हम पाड़ा चनार में मौजूद हैं। पाड़ा चनार आने का एक और मकसद ये भी था कि यहाँ पर हम आपको बताएं कि साल 2024 के फसादात के बाद अब साल 2025 में अमन व अमान बहाल हो चुका है, और इसकी वजह से यहाँ पर RPF यानी कि रोड प्रोटेक्शन फोर्स का भी क्याम है, और आज हम इसी पोस्ट का आपको विजिट करवाएंगे। इसके लिए हम आए हैं SP अहमद शाह के पास। उनसे पूछेंगे कि सर ज़रा बताएं कि RPF की हमने इतनी तारीफ़ें सुन ली है, इतना नाम सुन ली है, ज़रा आप हमें डिफ़ाइन भी करें कि ये है क्या। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं आप? Walaikum salam, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you Falak for coming over here and we welcome you at Pada Chinar. RPF is essentially a road protection force. जब लास्ट टाइम ये इधर हालात वोलेटाइल हुए थे सिक्योरिटी के और काफ़ी थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट थी फॉर द व्हीकल्स और लोगों के लिए भी, तो लोगों की काफ़ी अर्से से डिमांड थी कि इधर एक रोड प्रोटेक्शन फोर्स का क़याम होना चाहिए। तो इस सिलसिले में कोर कमांडर पेशावर और IGKP के उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और उनकी डेडिकेशन से और कमिटमेंट से जो है ना एक फोर्स मार्ज वजूद में आई जिसको रोड प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं। अच्छा, ये RPF का, चले आपने ये तो मुझे बता दिया, लेकिन ये कितने किलोमीटर पर मुहित है और इसके अलावा इसका रोल यहाँ पर क्या है अमन व अमान की सूरत बरकरार रखने में? हम जो है ना टल टू पाड़ा चिनार रोड कवर करते हैं। दैट्स मेक अबाउट 80 किलोमीटर्स और हमारे पास 150 पोस्ट हैं विच आर मेंड अराउंड द क्लॉक दैट इंश्योर्स टाइमली डिटेक्शन ऑफ एनी थ्रेट, और कोई इंसिडेंट होता है उसकी लाइव कवरेज होती है हमारे पास, तो वो हम डिटेक्ट करते हैं और टाइमली हम रिस्पांस जनरेट करते हैं। यहाँ पर हम अंदर भी आ चुके हैं, आपको ज़रा पोस्ट भी दिखाएंगे कि ये पोस्ट आखिर किस तरह से इनके काम आती है। इसके अलावा जब यहाँ पर फसादात होते हैं या तनाज़े होते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पर इस पोस्ट का क्या रोल होता है, और इसके अलावा ये पोस्ट कितनी है ये तो हमें अहमद साहब ने बता दिया, लेकिन ज़रा पोस्ट को भी ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं और अंदर चलते हैं, आपको और दिखाते हैं। अहमद साहब मुझे बताएं कि इस तरह की टोटल पोस्ट और कितनी है? इस तरह की टोटल 154 पोस्ट हैं फ्राम टल टू पाड़ा चिनार, जिनको हम जिनकी ऊपर हमारी फोर्स लगे हैं। अराउंड अबाउट 150 अराउंड अबाउट 650 इंडिविजुअल्स की स्ट्रेंथ है। बिसाइड दिस हमारे पास फ्रंटियर कंस्टेबलरी और पुलिस के भी लोग हैं जो हम इस रोड को प्रोटेक्ट करते हैं। पोस्ट का काम क्या होता है? पोस्ट का काम पेट्रोलिंग करना, पिकेटिंग करना, ताकि रोड के ऊपर कोई भी गाड़ी जाती है, बंदा जाता है तो उसकी महफूज, उसके सफ़र को महफूज बनाया जा सके। इसके अलावा अगर कभी हालात ख़राब हो जाते हैं तो इस पोस्ट के पोस्ट कमांडर का काम ये होता है कि जितनी भी इधर की व्हीकल्स हैं उनको स्टॉप किया जा सके और उसमें जो भी पैसेंजर्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, वो मूवमेंट, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, और अगर किसी बंदे को या किसी गाड़ी को ख़तरा हो तो हम उनको पोस्ट के अंदर ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। RPF के जवान तो यहाँ पर अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं और यहाँ पर निगरानी भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र यहाँ पे एक स्क्रीन पर भी पड़ी है। इनसे भी पूछेंगे स्क्रीन का क्या मामला है, और जो CCTV लगे हुए क्या वो सारी रोड को कवर करते हैं? हमेशा Yes, madam, we have an integrated सर्विलेंस सिस्टम जिसमें हमारे पास पेन टिल्ट जूम कैमराज हैं और जिनका बैक लिंक हमारे पास हेड क्वार्टर में है, और इसमें हमारी राउंड द क्लॉक मैनिंग होती हैं और ये लाइव कवरेज देते हैं, और साथ में जो इंसिडेंट है उनकी निगरानी होती है, और साथ में इनका काम रिस्पांस फोर्स के साथ होता है और इमीडिएटली जो अपने अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ होते हैं उनको भी इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ से नाज़रीन चेक पोस्ट का पूरा मुआयना किया जाता है फोर्सेस की तरफ से और जवानों की तरफ से, ताकि अगर यहाँ पर कोई भी वाक़या पेश आए तो उसकी बरवक्त कार्रवाई की जा सके और मुसाफिरों का रास्ता महफूज बनाया जा सके। ये है इनकी पोस्ट जहाँ से ये लोग ऑपरेट करते हैं। पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़िला
कुरम के हालात हमेशा से ही ऐसे ख़राब रहे और कहा जाता है कि सन 1900 से कुरम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और कम से कम 5 से 10 साल के फ़र्क के बाद से इनमें ऐसे ही फसादात और तनाज़े जन्म लेते रहे हैं। और साल 2024 की बात करें तो साल 2024 के नवंबर और अक्टूबर के महीने में यहाँ पर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि कोहाट अमन मुआहिदा किया गया और उस मुआहिदे की एक शिक ये भी थी कि यहाँ पर जितना असलहा होगा जो लोगों के पास होगा, मकामी लोगों के पास होगा, उसको डी वेपनाइज किया जाएगा वॉलंटरीली। तकरीबन यहाँ पे कहा जाता है कि अपर कुरम में 18 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वॉलंटरीली इन्होंने अपना असलहा जमा करवाया ताकि कोई भी तनाज़ा या फसाद होने की सूरत में यहाँ पर असलहा ना चलाया जा सके और ये असलहा हुकूमत, आर्म्ड फोर्सेस और मकामी लोगों की यहाँ कब्ज़े में रहता है। और जब इसकी एक शक ये भी थी कि जब अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश की जाएगी तो फिर इस असलहे का इस्तेमाल मकामी लोगों के लिए मुमकिन बनाया जा सकेगा, वरना यहाँ से असलहा कोई भी नहीं लेके जा सकेगा। मकामी लोगों की भी एक मौक़िफ़ आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी ही कोशिशों की वजह से यहाँ पे वॉलंटरीली असलहा भी जमा किया गया है। उनसे पूछेंगे कि इतना असलहा आया कहाँ से था। अस्सलाम वालेकुम जी। असली के बारे में आपने पूछा कि कहाँ से आया, ये तकरीबन जब अफ़गानिस्तान का वार हुआ तो वहाँ पर पहली रूस आया और उसके बाद अमेरिका आया, फिर वो महाजिर लोग आए इधर पर कुरम एजेंसी में, हमारी सरहद पे बुड़की में भी हमारे साथ बहुत लोग थे। ये असला उन लोगों ने लाया, उन लोगों से हम लोगों ने ख़रीदा, थोड़ा थोड़ा ख़रीदा, जमा किया, ये वही असला है। बाकी यहाँ तो फैक्ट्री नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना जी। हमने आपको पारा चिनार की खूबसूरती तो दिखाई, इसके अलावा बहुत सारे मुशरान से भी आपकी मुलाकात करवाई ताकि हम आपको आगाह कर सकें कि पारा चिनार में, कुरम में अमन व अमान की बहाली के लिए सब एक पेज पर हैं। इसके अलावा अब हम प्रोग्राम का बिल्कुल इख्तिताम कर रहे हैं और ब्रिगेडियर अली मुख्तार से भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर पारा चिनार का मुस्तकबिल कैसा है और आगे हम और इक़दाम क्या देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि मुस्तकबिल कैसा है अमन व अमान की अगर हम बात करें पारा चिनार में। जी मैं तो इंशाल्लाह बहुत पुरुमीद हूँ यहाँ के मुस्तकबिल के लिए। आप 1 जनवरी को कोहाट एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के अंदर, इस एग्रीमेंट को लिखने में, बनाने में, इसकी कंसेप्शन के अंदर यहाँ की आवाम शामिल है। मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इससे पहले माजी में जो लड़ाई की वजूहात थी वो क्या थी। सबसे बड़ी वजह जो यहाँ लड़ाई की थी वो ज़ाती दुश्मनी थी, जो कि या ज़मीन के ऊपर है या ज़ाती बदल के ऊपर है। आप देखेंगे कब्रों के ऊपर सुर्ख झंडे नज़र आएंगे जिसमें एक आदमी ये क्लेम करता है कि जी जब तक ये बदला मेरा पूरा नहीं होगा तब तक ये झंडा कब्र से नहीं उतरेगा। वो कब्र उसके बाप की होगी, दादा की होगी या परदादा की होगी, जिससे नस्ल दर नस्ल ये दुश्मनी चल रही होती है। तीसरी बड़ी वजह जो है यहाँ की गुर्बत है, जिसकी वजह से लोगों को, मासूम लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं पैसे के एवज़। और चौथी बड़ी वजह जो है वो ब्लास्फेमी है, जो कि एक दूसरे की रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ के ऊपर कोई ना कोई ऐसी बात कर दी जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आवाम करती है, लेकिन कुछ लोग जो सेक्टेरियन इंसाइटमेंट चाहते हैं वो ऐसी बात करते हैं जिससे लोगों के जज्बातों को ठेस पहुँचता है और वो एक छोटी लड़ाई से बड़ी लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जो बड़ी एफ़र्ट की है स्टेट ने इसके अंदर, उन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं लड़ने के, चाहे वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, वो प्लेटफॉर्म्स इन्होंने रिड्यूस किए हैं। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि जो यहाँ पे बंकर्स थे जिसके ऊपर इनकी बहुत भारी इन्वेस्टमेंट थी, वो एक फाइटिंग ग्राउंड था कम्युनिटी की लड़ाई का। वो बंकर इन्होंने ख़ुद फोर फ्रंट पे आके इनकी रजामंदी के साथ आवाम ने ख़ुद एक्सप्लोजिव लड़ा के हमारी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करते हुए उन बंकर्स को एक्सप्लोड किया है। जब वो बंकर्स नहीं हैं तो लड़ाई की जगह नहीं है। जब बड़े हथियार 500+ बड़े हथियार ये ख़ुद जमा करा चुके हैं, तो जब बड़े हथियार नहीं हैं तो ज़राए जंग नहीं है। उसके बाद जो इंटेंजिबल फैक्टर्स बताए थे, तो जो वजूहात कम से कम होती जाएंगी तो लड़ाई भी कम से कम होती जाएगी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, और हमें आपकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी लगी। पारा चिनार की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत खूबसूरत है। आप मेरे पीछे जो इस टाइम दरख्त देख रहे हैं वो बरतानवी दौरे हुकूमत के हैं, इतने पुराने दरख्त हैं। और अगर यहाँ पे हम टूरिज़म को बहाल कर देते हैं तो यकीनन इकनॉमिकली पाकिस्तान के लिए ये पारा चिनार जैसा एक जो हिल स्टेशन है या जो वादी है, जन्नत नज़ीर वादी है, वो ज़रूर प्रॉफिटेबल हो सकती है। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में एक और जगह से एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।